अध्याय 152। सिलास उन वस्तुओं से बहुत परिचित था जिनमें चट्टानों के स्लैब बदल गए थे, स्पाइक्स। लेकिन उसे लगा कि उसके सामने के स्पाइक्स दूसरे स्पाइक्स से बिल्कुल अलग थे, और जब उसने छोटे स्पाइक्स को देखा तो यह एहसास और भी तीव्र हो गया। उसे पता था कि चीजें खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके आसपास की हवा एक खास जगह, क्लोन की ओर बढ़ रही है। एक पल के लिए सिलास को लगा कि वह अंतरिक्ष के शून्य में खड़ा है। उसके चारों ओर कोई हवा नहीं है, और उसके सीने में घुटन महसूस हो रही थी, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अगले ही पल यह एहसास गायब हो गया, लेकिन सिलास की सहज प्रवृत्ति पुलिस कार के सायरन की तरह बजने लगी। खतरा। अगले ही पल स्पाइक्स हवा में तैर रहे थे, फिर भी उनकी गति और उनका घूमना बंद हो गया। जब सिलास ने ये देखा तो वह आश्चर्य से पलकें झपका रहा था। वह जानता था कि अपने आंकड़ों को अधिकतम करने के बाद उसकी सहज प्रवृत्ति कितनी अच्छी हो गई थी, और यही कारण है कि जब उसने देखा कि स्पाइक्स हिलना बंद हो गए हैं, तो वह आश्चर्यचकित था। हालांकि वह आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने अपने बचाव में कोई ढील नहीं दी, क्योंकि वह जानता था कि हवा में तैरते हुए स्पाइक्स के साथ चीजें अभी भी खतरनाक दिख रही थीं। सिलास ने स्पाइक्स को ध्यान से देखा और अगले ही पल उसने कुछ ऐसा देखा जिससे स्पाइक्स से उसे मिलने वाली खतरनाक भावनाएं और बढ़ गईं। जैसे जैसे बड़े स्पाइक्स पीछे होते गए और छोटे स्पाइक्स आगे की ओर इकट्ठा होने लगे, स्पाइक्स की स्थिति बदलने लगी, एक बड़े समूह में संघनित होने लगे। छोटे स्पाइक्स के पीछे बड़े स्पाइक्स के साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, सिलास ने देखा कि वे एक ही स्थिति में घूमने लगे। हर सेकंड के साथ उनकी घूमने की गति बढ़ती गई, जैसे कि हवा में ड्रिलिंग हो रही हो। उनके नुकीले सिरे एक ही बिंदु पर एकत्र होने लगे। जब उसने ये देखा तो सिलास की आंखें चौड़ी हो गईं। वह पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि क्लोन स्पाइक्स के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था, और उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी दौड़ छोड़ दी। शिट। सिलास जानता था कि उसका शरीर स्पाइक्स से ज्यादा मजबूत था और उसे खुद को बचाने के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि स्पाइक्स उसे छूते ही धूल में मिल जाएंगे। हालांकि वह इस बात से पूरी तरह वाकिफ था, लेकिन उन्हें जो खतरनाक एहसास हुआ, उसने उसे अपने रक्षात्मक विकल्पों पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। वह रक्षात्मक उपाय करना शुरू करना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि घूमते हुए स्पाइक्स तेज रफ्तार से उसकी ओर उड़ने लगे। सिलास ने तुरंत जमीन को ऊपर उठाया और अपने चारों ओर मिट्टी की दीवार बना ली। वह जानता था कि यह पर्याप्त नहीं था और उसने जारी रखा, और उसने हवा के प्रवाह को नियंत्रित किया ताकि दीवार के सामने अनियमित रूप से बहना शुरू हो जाए। ऐसा करने के बाद वह तुरंत अपनी स्थिति से हट गया। उसकी योजना दीवार बनाने और इसे ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल करने की थी। उसे लगा कि चून की दीवार पहले से ही क्लोन की दृष्टि को स्पष्ट कर रही है, इसलिए उसकी हरकत पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, लेकिन वह कभी इतना गलत नहीं हुआ। सिलास अभी भी घूम रहा था, क्लोन के पीछे चक्कर लगाने और जाने की कोशिश कर रहा था, जब उसने अपने पीछे से एक तेज आवाज सुनी। उसने उत्सुकता में अपना सिर जल्दी से घुमाया और उसने देखा कि वह छोटे घूमते हुए स्पाइक से भाग रहा था, जो उसके ठीक पीछे थे। सिलास को समझ में नहीं आया कि वे पीछे कैसे आ गए, लेकिन एक बात वह जानता था कि उन्हें कभी भी उसे छूना नहीं चाहिए। सिलास ने अपने शरीर के चारों ओर हवा के प्रवाह को नियंत्रित किया और वह हवा में उछल गया। उसने अपने द्वारा नियंत्रित हवा के प्रवाह का उपयोग अपनी छलांग को बढ़ावा देने के लिए किया, जिससे वह आसमान में और भी ऊंचा उछल गया। जब उसे लगा कि वह क्लोन और घूमते हुए स्पाइक्स की संभावित हमलावर सीमा से दूर है, तो उसने अपने शरीर के चारों ओर हवा के प्रवाह को नियंत्रित किया, उन्हें एक बिंदु पर इकट्ठा किया। उसने उन्हें एक शंकु के आकार में आकार दिया, जो एक छोटे बवंडर जैसा था। वह यही नहीं रुका और उसने और भी छोटे बवंडर बनाना जारी रखा, जब तक कि उसे लगा कि वे आखिरकार उसके इरादे के लिए पर्याप्त थे। छोटे बवंडरों के कारण सिलास के कपड़े बेतहाशा फड़फड़ाने लगे और उसके बाल नाचने लगे। सिलास ने क्लोन की ओर देखा, जो अब अपने हाथ में कुछ अपरिचित चीज पकड़े हुए था और उसकी ओर देख रहा था, और उसने अपनी उंगली उस पर उठाई। तुरंत ही छोटे बवंडर क्लोन की स्थिति पर गिर पड़े, लेकिन वह तैयार था, क्योंकि उनके पहुंचने से पहले उसने अपने हाथ में जो कुछ था उसे नीचे उतर रहे छोटे बवंडर पर मारा। धमाका। क्लोन के हाथ में मौजूद वस्तु के छोटे बवंडर पर गिरने से एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे हवा का एक तेज झोंका आया और वे चारों ओर फैल गए। सिलास को इससे कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वह जमीन और क्लोन की ओर मुक्त रूप से गिर गया, हवा का उपयोग करके अपने गिरने को बढ़ावा दिया। क्लोन से 10 मीटर ऊपर सिलास ने उस धरती को नियंत्रित किया जिस पर वह खड़ा था, और उसे तोड़ दिया और उसे पूरी तरह से निगलने के लिए पर्याप्त रूप से खोल दिया।
क्लोन के प्रतिक्रिया करने से पहले सिलास ने अपने सामने हवा में कई बार मुक्का मारा, जिससे छोटे छोटे झटके लगे, क्योंकि पूरी तरह से हवा से बनी एक गेंद के आकार की मुट्ठी क्लोन पर गिर गई। धमाका, धमाका, धमाका। कुछ मिनट बाद सिलास अपने बिस्तर पर लेट गया और गहरी सोच में डूबा हुआ छत को देख रहा था। उसने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और हताशा में आहें भरने लगा। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ और कैसे हुआ, लेकिन हवा में मुक्के मारने के बाद सिलास को जो अगली बात पता चली वह ये थी कि उसने खुद को फर्श पर गिरा हुआ देखा। वह बुरी तरह से घायल हो चुका था, क्लोन द्वारा, और उसे लॉग आउट करने के लिए मजबूर किया गया जब उसे पता चला कि उसके पास और कुछ नहीं है। क्लोन के साथ प्रशिक्षण जी.J.T. सिलास को उत्सुकता है कि उसकी वर्तमान महाशक्ति रैंक की सीमाएं क्या हो सकती हैं। जहां तक वह जानता है, वह पदार्थ को उसके मूल आकार से अपनी पसंद के किसी भी आकार में ढाल सकता है। वह इसे अपनी इच्छानुसार उपयोग भी कर सकता है, लेकिन उसके पास जो जानकारी है वह बहुत सीमित है। लेकिन एक बात जो सिलास जानता था वह यह है कि उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। काश मेरे पास कोई होता जो मुझे सिखाता कि मैं अपनी महाशक्ति का कुशलतापूर्वक उपयोग कैसे करूं और मुझे इसमें निपुण होने में मदद करता, उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा। हालांकि उसने ऐसा कहा, वह जानता था कि पृथ्वी पर ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत असंभव होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। मैं अपने क्लोन द्वारा फिर से बर्बाद हो गया, उसने कहा, और अपना ध्यान अगली चीज पर केंद्रित किया जो वह करने की योजना बना रहा है, वेनेजुएला की उसकी यात्रा। अध्याय 153। बॉम्बार्डियर ग्लोबल 8000 के टायरों के कराकस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के डामर कंक्रीट रनवे से टकराने पर जोरदार धमाका सुनाई दिया। कुछ मिनट बाद सिलास विमान से जुड़ी हवाई सीढ़ियों से नीचे उतरा। लूना, गोदाम और बैंक के कर्मचारियों की क्या प्रगति है? गोदाम खरीद लिया गया है और ये ला गुएरा नामक शहर में स्थित है। ये शहर कराकस के उत्तर में तट के किनारे लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है। पॉड पहले ही आ चुका है और उसे वहां ले जाया गया है। बैंक के कर्मचारियों के बारे में आवेदकों के साथ पहला साक्षात्कार आज है। अच्छा, मैं गोदाम जाऊंगा, जबकि आप आवेदकों का साक्षात्कार करने जाएंगे। मुझे विश्वास है कि आप जानते हैं कि आवेदकों के बारे में क्या करना है। मैं चीजों को आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। वे दोनों हवाई अड्डे के टर्मिनल से होते हुए पार्किंग क्षेत्र में पहुंचे, जहां व्यवस्थित परिवहन विवरण पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। सिलास कार में बैठ गया, उसके बाद लूना भी। उनके अंदर जाने के बाद ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और होटल की ओर चल दिया। सिला का होटल जाने का इरादा नहीं था, लेकिन चूंकि वहां केवल एक कार उपलब्ध थी, इसलिए उसने होटल जाने से पहले लूना को होटल में छोड़ने का फैसला किया। जब वे होटल की ओर बढ़े तो सिलास ने अपने परिवहन के लिए एक कार लेने और एक घर लेने के बारे में सोचा। वह ऐसी स्थिति में नहीं रहना चाहता जहां वह फंस जाए, क्योंकि वह जहां जाना चाहता है वहां नहीं पहुंच सकता क्योंकि वहां कोई कार उपलब्ध नहीं है। वह होटल के पेंटहाउस स्वीट में भी नहीं रहना चाहता, हालांकि यह उच्च श्रेणी और शानदार है, और यह सब सिलास को वहां रहना पसंद नहीं है। इसके अलावा शायद यह विला और लाफिन के कारण है, लेकिन सिलास को लगता है कि पेंटहाउस स्वीट में कमी है। हालांकि यह बात के लिए कुछ होगा, उसके पास अभी समय नहीं है और वह अभी भी पेंटहाउस से काम चला सकता है। होटल तक ड्राइव तेज थी क्योंकि वे पहले से ही अपने सामने होटल देख सकते थे। कुछ मिनट बाद कार पार्क की गई और लूना बाहर निकली और कार ला गुएरा के लिए रवाना हुई, जहां गोदाम स्थित है। ला गुएरा वर्गास तक ड्राइव करने में 32 मिनट लगे। लूना ने पहले ही ड्राइवर को गोदाम का पता भेज दिया था। कार एक विशाल 3 मंजिला इमारत के सामने रुकी और सिलास कार से बाहर निकल गया। बाहर से देखने पर यह काफी बड़ी लगती है, सिलास ने इमारत का आकलन करते हुए कहा। सिलास ने और समय बर्बाद न करने का फैसला किया और इमारत की ओर चल पड़ा। वह दरवाजे पर गया और अनलॉक पिन डाला और एक क्लिक सुनाई दी। ये दर्शाता है कि दरवाजा अनलॉक हो गया था। सिलास ने दरवाजा खोला और इमारत में चला गया। भवन, गोदाम पूरी तरह से खाली था, सिवाय उस पॉड के जो दूर कोने में दिखाई दे रहा था। गोदाम का अंदरूनी हिस्सा बहुत विशाल था और एक नज़र में सिलास को लगा कि उसे इसमें से एक तक काम करने और वापस आने में कुछ मिनट लगेंगे। मुझे लगता है मुझे शुरू कर देना चाहिए, सिलास ने कहा और इमारत के अंत की ओर चला गया। जैसे ही वह चला, सिलास ने सिस्टम स्टोर इंटरफेस खोला और तुरंत एटॉमिक प्रिंटर और मॉलिक्यूलर एनालाइजर खरीद लिया। खरीद के तुरंत बाद एटॉमिक प्रिंटर और मॉलिक्यूलर एनालाइजर सिलास के सामने प्रकट हो गए। सिलास मॉलिक्यूलर एनालाइजर की ओर चला गया और उसकी सतह पर लगी स्क्रीन पर क्लिक किया और उसका एक कंपार्टमेंट खुल गया।
अब विश्लेषण करने और ये देखने का समय है कि गैस किस चीज से बना है, सिलास ने सिस्टम स्टोर से गैस खरीदते समय कहा। इसे खरीदने के बाद एक बहुत ही समान दिखने वाली और समान सामग्री वाली बोतल उसके हाथ में प्रकट हुई और उसने इसे मॉलिक्यूलर एनालाइजर के खुले कंपार्टमेंट में रख दिया। ऐसा करने के बाद उसने फिर से स्क्रीन पर क्लिक किया और कंपार्टमेंट अपने आप बंद हो गया। सिलास ने फिर से स्क्रीन पर क्लिक किया और एक हल्की बीप सुनाई दी, जो ये संकेत देती थी कि मॉलिक्यूलर एनालाइजर ने पहले ही गैस का विश्लेषण करना शुरू कर दिया था। जब वो परिणामों के आने का इंतजार कर रहा था, तो सिलास ने अपना ध्यान एटॉमिक प्रिंटर पर लगाया। मैं उत्सुक हूँ, चूंकि परमाणु प्रिंटर अपने परमाणु से कुछ भी या लगभग कुछ भी प्रिंट कर सकता है, तो मुझे इसका उपयोग अपनी इच्छानुसार कुछ भी बनाने के लिए करने में सक्षम होना चाहिए, है न? पॉट जैसी कोई चीज़ बनाने के लिए मुझे बस सामग्री की आवश्यकता होगी और यह ज्ञान होना चाहिए कि इसे कैसे बनाया जाए। इसे बनाना है, सिलास ने खुद से सोचा जब उसने एटॉमिक प्रिंटर को देखा। ठीक है, ये बात के लिए होगा। अभी मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं बनाना चाहता हूँ, नहीं मेरे पास उपयोग करने के लिए कोई सामग्री है। मैं यहाँ जो काम करने आया हूँ उनमें से एक है लीटर ड्रॉ करना। मुझे ये तब करना चाहिए था जब मैं विला में था, लेकिन मैंने इसे एक तरफ रख दिया, उसने कहा, और अपने स्टेटस पैनल की सिस्टम पॉइंट सेक्शन को ऊपर खींच लिया। लॉटरी टिकट S156,690,000। सिस्टम पॉइंट S3,759,935,001, 3,798,6,900 जोड़। बहुत सारे लॉटरी टिकट, सिलास ने कहा। मुझे 1000 लॉटरी टिकट निकालकर यह जांचने दो कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। और सिस्टम को 1000 लॉटरी टिकट निकालने को कहा। 1000 लॉटरी टिकट निकाले गए। आपको कुछ नहीं मिला। X390। आपको 12,000 सिस्टम पॉइंट मिले। X450। आपको 1000 सिस्टम पॉइंट मिले। X160। मेरी किस्मत अच्छी लग रही है। चलो बड़ा करते हैं, सिलास ने कहा, और जब उसने अपने प्राप्त पुरस्कारों को देखा तो संतुष्टि में सिर हिलाया। सिस्टम 689,000 लॉटरी टिकट निकालें। 689,000 लॉटरी टिकट निकाले गए। आपको कुछ नहीं मिला। X490,000। आपको 54,000 सिस्टम पॉइंट मिले। X98,000। आपको 173,000 सिस्टम पॉइंट मिले। X47,000। आपको 40,000 सिस्टम पॉइंट मिले। X54। सिलास अपने ड्रॉ से प्राप्त पुरस्कारों को देखकर अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। टस्क, इतने सारे लॉटरी टिकट इस्तेमाल किए गए और फिर भी इनाम के तौर पर कोई मुफ्त पास या ज्ञान नहीं मिला, सिलास ने आह भरते हुए कहा। उसे मिले सिस्टम पॉइंट की मात्रा पर अंदर से खुशी हो रही थी, लेकिन 600 के से ज्यादा लॉटरी टिकट खींचने के बाद मुफ्त पास पॉइंट ज्ञान की कमी ने उसके मुंह में कड़वाहट पैदा कर दी। चलो एक बार और कोशिश करते हैं, सिलास ने कहा, क्योंकि उसने संभवतः मुफ्त पास या ज्ञान पाने की उम्मीद के साथ और लॉटरी टिकट खींचने का फैसला किया। अध्याय 154। वह कुछ पाने के बारे में बहुत आशावादी नहीं था, लेकिन उसने एक बार और कोशिश करने का फैसला किया क्योंकि उसके पास पर्याप्त से ज्यादा लॉटरी टिकट हैं। सिस्टम 1 मिलियन लॉटरी टिकट खींचो। 1 मिलियन लॉटरी टिकट खींचे गए। आपको 239 मिलियन सिस्टम पॉइंट मिले। X7। आपको कुछ नहीं मिला। X784,000। आपको ज्ञान मिला, क्वांटम इंटरनेट। आपको 1000 सिस्टम पॉइंट मिले। X208,000। आपको मिला ज्ञान, परमाणु सम्मेलन। आपको कुछ नहीं मिला। X7998। अच्छा, आखिरकार मुझे मिल गया, सिलास ने उत्साह में कहा, जब उसने देखा कि उसे वह मिल गया जो वह चाहता था। उसने अपने पहले ज्ञान, क्वांटम इंटरनेट के बारे में सोचा और उसके दिमाग में बहुत सारी जानकारी उमड़ पड़ी। अगर यह पहले होता तो वह बेहोश हो जाता, लेकिन अपने आंकड़ों को अधिकतम करने के बाद यह अतीत की बात हो गई। सिलास ने अपने दिमाग में जानकारी को पढ़ना शुरू किया और कुछ मिनटों के बाद वह आखिरकार समाप्त हो गया। अपने दिमाग में जानकारी पढ़ने के बाद उसे जो मिला, उससे पता चला कि क्वांटम इंटरनेट कुछ और नहीं बल्कि इंटरनेट का एक क्वांटम संस्करण है। हालांकि सिलास ने ऐसा कहा, लेकिन वह जानता था कि यह उतना सरल नहीं है जितना उसने कहा था। क्वांटम इंटरनेट कुछ ऐसा है जो इंटरनेट के क्वांटम संस्करण से कहीं बढ़कर है, क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो दुनिया में बहुत सारे बदलाव लाएगा। वास्तव में बड़े बदलाव। सिलास जानता था कि अगर क्वांटम इंटरनेट को सफलतापूर्वक विकसित किया जाना है, तो ये 5G इंटरनेट, 6G या इंटरनेट की किसी भी अन्य पीढ़ी को अलविदा कहने जैसा होगा।
वह ये भी जानता था कि अगर क्वांटम इंटरनेट को सफलतापूर्वक विकसित किया जाना है तो ये 5G इंटरनेट 6G या इंटरनेट की किसी भी अन्य पीढ़ी को अलविदा कहने जैसा होगा। वह जानता था कि यह कुछ ऐसा है जो उसके लिए आगे चलकर चीज़ों को आसान बनाने जा रहा है, क्योंकि वेनेजुएला में उपलब्ध वर्तमान इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत खराब है और यह उसके लिए आगे चलकर बहुत परेशानी पैदा करेगा। तो ये तय हो गया, मैं जल्द ही क्वांटम इंटरनेट बना रहा हूँ, सिलास ने खुद से कहा। उसने क्वांटम इंटरनेट से संबंधित जानकारी को एक तरफ रख दिया और परमाणु सम्मेलन के ज्ञान से संबंधित जानकारी सामने लाई। तुरंत उसके दिमाग में सूचनाओं की बाढ़ आ गई। सिलास ने अपने दिमाग में मौजूद सूचनाओं को छांटना शुरू कर दिया और जब वह ये सब कर चुका तो उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। ऐसा लगता है कि सिस्टम जानता है कि मुझे इस समय किस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा। दोनों ज्ञान प्राप्त करने का समय कभी इतना सटीक नहीं हो सकता था। ऐसा लग रहा था कि वे उसके लिए पहले से ही तैयार थे और बस उसके उन्हें हासिल करने का इंतजार कर रहे थे। परमाणु सम्मेलन क्या है, ये समझाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सिलास को इस समय एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वह अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान को सिमुलेशन दुनिया में कैसे स्थानांतरित करेगा। सिलास ने इस बारे में सोचा और वह हैरान रह गया, क्योंकि उसे कोई विचार नहीं सूझा। रुको, क्या होगा अगर, सिलास ने खुद से जिज्ञासा से पूछा, क्योंकि उसके दिमाग में एक विचार आया। लूना, क्या ये संभव है कि मैं अपने पास मौजूद सारा ज्ञान क्लोन में ट्रांसफर कर दूं और तुम उसे कॉपी कर सको? उसने पूछा। हाँ, लूना के जवाब से सिलास ने राहत की सांस ली। उसे वास्तव में नहीं लगा कि यह काम करेगा। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसने वास्तव में क्लोन को अपने जैसे ही कौशल और अपने मूल शरीर के समान ही आंकड़े रखने के लिए बनाया था, और यह पॉड की मनोरंजन क्षमता के कारण था। सिलास ने पॉड में जाने और तुरंत ज्ञान ट्रांसफर करने का फैसला किया ताकि उन पर शोध शुरू किया जा सके। उसने क्लोन को ज्ञान ट्रांसफर करने और उसे लूना को देने का काम पूरा कर लिया और सिलास पॉड से बाहर निकल गया। ये बहुत आसान था। सिलास को समझ में नहीं आता कि लूना को क्लोन से ज्ञान कैसे मिलेगा, लेकिन चूंकि यह वही है इसलिए वह उसे सौंप सकता है। वह अभी भी ज्ञान हस्तांतरण के बारे में सोच रहा था, तभी उसे मॉलिक्यूलर एनालाइजर से बीप की आवाज़ सुनाई दी। क्या गैस का विश्लेषण हो चुका है? सिलास ने उत्सुकता से खुद से पूछा और मॉलिक्यूलर एनालाइजर की ओर चल पड़ा। सिलास मॉलिक्यूलर एनालाइजर के पास गया और उसकी सतह पर स्क्रीन को देखा। स्क्रीन पर अब गैस की हर एक जानकारी दिखाई दे रही थी। सिलास ने जो पढ़ा उसमें से ज़्यादातर उसे समझ में नहीं आया, लेकिन उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे हैरान कर दिया। गैस में जीवित जीव का डीएनए क्यों है? क्या यह उस जीव के डीएनए से बना है? सिलास ने खुद से उत्सुकता से पूछा। यह उन चीज़ों में से एक है जो उसे समझ में आई, शायद जो उसने पढ़ा उससे उसे समझ में आई। सीरम को बनाने वाले अत्यधिक उन्नत और असंभव घटकों के अलावा सीरम को बनाने वाला डीएनए भी कुछ ऐसा था जिसने सिलास की जिज्ञासा को जगाया। दरअसल सिलास को पहले ही पता चल गया है कि गैस लेने के बाद किसी के जागने की संभावना क्यों होती है। हाँ, ये डीएनए है और यही उसके लिए इसके बारे में उत्सुक होने का और भी बड़ा कारण है। सिलास जानना चाहता था कि डीएनए का मालिक कौन है और वह सिस्टम से पूछना चाहता था, लेकिन उसे यह आभास था कि यह उसे उसके सवाल का जवाब नहीं देगा। यह जरूरी नहीं है कि मैं सिस्टम से पूछूं। डीएनए का विश्लेषण करने और उस पर जानकारी प्राप्त करने का मेरे पास कोई और तरीका होना चाहिए, सिलास ने खुद से सोचा। उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं क्योंकि उसके दिमाग में एक विचार आया। आणविक विश्लेषक को ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। जो आवश्यक है वह ये है कि वह डीएनए को निकाले और उसका अलग से विश्लेषण करे। इससे समस्या हल हो जानी चाहिए, सिलास ने कहा और आणविक विश्लेषक की स्क्रीन पर क्लिक किया। उसने आणविक विश्लेषक में कमांड डालना शुरू किया। उसे गैस में डीएनए निकालने और उसका अलग से विश्लेषण करने के लिए कहा। काम पूरा होने के बाद सिलास ने धैर्यपूर्वक बीप की प्रतीक्षा की, जो ये संकेत देगी कि आणविक विश्लेषक पहले से ही डीएनए का विश्लेषण कर रहा है। उसे लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ा क्योंकि उसने लंबे समय से प्रतीक्षित बीप सुनी। ये सुनकर उसने राहत की सांस ली और उसने अपना ध्यान उन घटकों की ओर लगाया जिनसे गैस बना था। अब मुझे ये सब कैसे मिलेगा? उसने खुद से पूछा जैसे ही उसने घटकों का अध्ययन किया। सूची में मौजूद हर चीज का जीन परिवर्तन और सुधार से संबंध है। सिलास अभी भी इस बारे में सोच रहा था कि वह गैस के घटकों को कैसे प्राप्त कर पाएगा जब उसने आणविक विश्लेषक से परिचित बीप सुनी। अच्छा, अब ये जांचने का समय आ गया है कि डीएनए किसका और किससे संबंधित है, उसने कहा।
और डीएनए विश्लेषण के परिणाम को देखा। अगले ही पल सिलास की आंखें आश्चर्य और भ्रम के मिश्रण में चौड़ी हो गईं। हाँ, क्या? अध्याय 155। सिलास को आणविक विश्लेषक द्वारा डीएनए का विश्लेषण करने के बाद जो परिणाम मिला, उससे वह भ्रमित और आश्चर्यचकित था। वह वास्तव में परिणाम से आश्चर्यचकित होने से कहीं अधिक भ्रमित था। उसके ज्ञान के अनुसार डीएनए का विश्लेषण करने के बाद ये परिणाम देगा और यह किसी भी प्रकार के डीएनए परीक्षण से संबंधित है। तो यह कोई डीएनए नहीं मिला क्यों दिखा रहा है? सिलास ने भ्रमित होकर पूछा। यदि जीएस विश्लेषण के दौरान डीएनए नहीं मिला होता तो यह एक अलग स्थिति होती, लेकिन यह पाया गया और यह संकेत दिया गया कि यह एक जीवित जीव का है। तो यह कोई डीएनए नहीं मिला क्यों कह रहा है? जो लोग यह नहीं समझते कि आणविक विश्लेषक कैसे काम करता है, यह एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी चरण में किसी भी चीज का विश्लेषण कर सकता है, यहाँ तक कि उसके अणुओं और परमाणुओं का भी। ये संपूर्ण वस्तुओं या बड़े नमूनों को स्कैन करने और फिर आणविक स्तर पर जूम इन करने में सक्षम है, विभिन्न पैमानों पर संदर्भ बनाए रखता है। यह मौजूद सभी रासायनिक तत्वों और यौगिकों की पहचान भी कर सकता है, यहाँ तक कि ट्रेस मात्रा में भी। यह विस्तृत विश्लेषण के लिए नमूने के सबसे प्रासंगिक भागों को स्वचालित रूप से अलग कर सकता है, जैसे कि जैविक नमूने से डीएनए निकालना या किसी सामग्री से दूषित पदार्थों को अलग करना। आखिरी फंक्शन वह है जिसका उपयोग सिलास ने किया। उसने सीरम में डीएनए निकाला और उसका विश्लेषण करने के लिए मॉलिक्यूलर एनालाइजर का इस्तेमाल किया। क्या मॉलिक्यूलर एनालाइजर शायद टूट गया है? सिलास खुद से पूछे बिना नहीं रह सका। उसके मन में एक विचार आया और उसने इसे आजमाने का फैसला किया। उसने अपने सिर से बालों का एक कतरा तोड़ा और स्क्रीन पर टैप किया, जिससे विश्लेषण कक्ष खुल गया। उसने डिब्बे में रखी गैस की बोतल निकाली और अपने सिर से तोड़े गए बालों के कतरे को उसमें डाल दिया। ऐसा करने के बाद उसने फिर से स्क्रीन पर टैप किया और कंपार्टमेंट को बंद कर दिया। अब देखते हैं कि मुझे क्या परिणाम मिलते हैं, सिलास ने कहा और फिर से स्क्रीन पर टैप किया। उसने जानी पहचानी बीप सुनी और उसके बाद एक हल्की सी गुनगुनाहट की आवाज़ आई। इसके बाद मॉलिक्यूलर एनालाइजर फिर से चुप हो गया। अब सिलास को बस इतना करना है कि बालों की स्ट्रैंड का विश्लेषण करने के लिए इसका इंतजार करना है और देखना है कि यह उसे इसके बारे में क्या जानकारी देगा। विश्लेषण पूरा होने और परिणाम आने का इंतजार करते हुए उसने अपना ध्यान दूसरी चीज़ों पर लगाने का फैसला किया। उसने खाली गोदाम के चारों ओर नज़र डाली और उसे पता था कि अगर वह परमाणु प्रिंटर का उपयोग शुरू करना चाहता है तो उसे जल्दी से जल्दी आवश्यक कच्चे माल का स्टॉक करना होगा। तो उसे किस तरह का कच्चा माल जमा करना चाहिए? परमाणु प्रिंटर किसी भी ठोस वस्तु को परमाणुओं में तोड़ सकता है और उन परमाणुओं का उपयोग करके यह एक पूरी तरह से अलग वस्तु बना सकता है। यही वह है जो उसने परमाणु प्रिंटर की जानकारी पर पढ़ा था, लेकिन उसके मन में एक विचार आया, क्या कोई ऐसा परमाणु प्रिंटर है जो तरल और गैस सामग्री को भी प्रिंट कर सकता है? उसने पूछा कि क्या कोई और परमाणु प्रिंटर है जो ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसके सामने वाला प्रिंटर ऐसा नहीं कर सकता। साथ ही सिलास जानता था कि अगर ऐसा हो सकता है तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। उसके सामने परमाणु प्रिंटर को खरीदने के लिए 120 मिलियन एसपी की मामूली लागत को भूल जाए। वह जानता था कि आणविक विश्लेषक के लिए 2.3 बिलियन भी ऐसी चीज़ खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। जब उसने परमाणु प्रिंटर की ठोस चीज़ों को प्रिंट करने की क्षमता के बारे में सोचा तो सिलास के मन में एक विचार आया। 1 मिनट रुको, मैं वास्तव में खुद ही एक भारी मशीन बना सकता हूँ। मुझे बस मुद्रित भागों की आवश्यकता है। उसने खुद से सोचा, अगर यह संभव है तो मैं वास्तव में भूमिगत प्रयोगशाला सुविधा खुद बना सकता हूँ। इससे भी बेहतर, मैं वर्तमान में बैंक भवन निर्माण में काम कर रही निर्माण कंपनी को खरीद सकता हूँ और बाकी सब आसान है। प्रिंट करें और इकट्ठा करें, फिर इसका उपयोग निर्माण कंपनी द्वारा किया जा सकता है। आसान। सिलास ने ये सोचते हुए मुस्कुराया। वह जानता था कि यह संभव है, लेकिन वह ये भी जानता था कि यह वास्तव में उतना आसान नहीं है जितना उसने कहा था। इस तरह की चीज़ को अंजाम देने के लिए वास्तव में बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसमें जनशक्ति और बुद्धि शामिल है। सिलास ने इसके बारे में सोचा और इस नई योजना को अमल में लाने का फैसला किया। अगर यह वास्तव में काम करती है तो वह जल्द से जल्द काम शुरू कर सकता है। वह देश में वेनेसुएला और अन्य निर्माण कंपनी को अधिग्रहित करने का काम लूना को देना चाहता था, लेकिन जब उसे याद आया कि वह अभी भी साक्षात्कार में व्यस्त है तो उसने ऐसा न करने का फैसला किया। उन्होंने राष्ट्रपति युस्माइरोबिस को ये काम सौंपने का फैसला किया और तुरंत उन्हें फ़ोन किया।
श्री युस्माइरोबिस, मैं वेनेजुएला और देश में उपलब्ध सभी निर्माण कंपनियों का अधिग्रहण करना चाहता हूं, सिलास ने फोन उठाए जाने की तुरंत बाद कहा। जब सिलास ने जो कहा, उसे सुनकर राष्ट्रपति युस्माइरोबिस कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन फिर उन्होंने तुरंत अपना संयम वापस पा लिया। देश में उपलब्ध सभी निर्माण कंपनियों का अधिग्रहण क्यों? इस बार उनकी क्या योजना है? उन्होंने उत्सुकता से खुद से पूछा। श्री सिलास, आप जिन कंपनियों का अधिग्रहण करना चाहते हैं, उनके साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? उन्होंने सीधे जवाब देने का फैसला किया। हालांकि वे सिलास के चरित्र से परिचित हैं, फिर भी उनकी अपनी चिंताएं हैं। जिन कंपनियों का अधिग्रहण सिलास करना चाहते हैं, उनके मालिक वेनेजुएला के लोग हैं, जो उनके लोग हैं और वे उनकी कंपनियों को उनसे छीन नहीं सकते। उन्हें पता था कि इससे निश्चित रूप से आक्रोश पैदा होगा और यह बहुत बुरा होगा, खासकर देश में हालात कितने नाजुक हैं। वह ये सुनिश्चित करना चाहता है कि सिलास के पास इन कंपनियों को अधिग्रहित करने का कोई ठोस कारण है और यह शायद किसी पिछली शिकायत के कारण नहीं है। सिलास को नहीं पता था कि राष्ट्रपति युस्माइरोबिस क्या सोच रहे थे, लेकिन वह अपनी योजना उनके साथ साझा करके खुश थे। उन्हें लगा कि वे उनके भागीदार होने के कारण कम से कम उतने तो उनके ऋणी हैं। मुझे निर्माण कंपनियों की आवश्यकता है, क्योंकि मैं जो करने की योजना बना रहा हूं, सिलास ने कहा और कुछ क्षण के लिए रुका, फिर उसने अपनी बात जारी रखी। मैं कई निर्माण मशीनें बनाने जा रहा हूं और मैं उन्हें किसी को बेचने का इरादा नहीं रखता। मैं उन्हें अपने लिए उपयोग करने की योजना बना रहा हूं और मैं समझता हूं कि यदि ये मशीनें बनाई जाती हैं, तो निर्माण कंपनियां, देश में पहले से ही आर्थिक रूप से तंग और संघर्षरत कंपनियां व्यवसाय से बाहर हो जाएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप शायद उत्सुक होंगे कि मैं किस प्रकार की मशीनें बनाने की योजना बना रहा हूं, जो उन्हें व्यवसाय से बाहर कर देंगी। मैं नहीं कहूंगा, आपको बस खुद देखना होगा। सिलास की बात सुनकर श्री युस्माइरोबिस ने एक आह भरी। सिलास के चरित्र से परिचित होने के नाते वह जानता था कि चूंकि सिलास ने ये सब कहा है, इसलिए अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? उसने पूछा। सरल है, मैं कंपनियों को उनके मौजूदा बाजार मूल्यांकन की कीमत पर खरीदूंगा। साथ ही मैं कंपनियों का प्रभार नहीं लूंगा, उनके मौजूदा मालिक संभालेंगे, अगर वे अभी भी इच्छुक हैं। कंपनियां अभी भी सामान्य रूप से चलेंगी, केवल अंतर यह है कि वे अब मेरे नाम से हैं और वे मुझे जवाबदेह हैं। राष्ट्रपति युस्माइरोबिस समझते हैं कि सिलास ने क्या कहा और उन्हें लगा कि उन्होंने जो कहा वह उचित है। वह जानते थे कि सिलास ने कुछ मशीनें बनाने के बारे में जो कहा और अगर यह वास्तव में काम करती है, तो निर्माण कंपनियां निश्चित रूप से व्यवसाय से बाहर हो जाएंगी। वह जानता था कि सिलास द्वारा इन कंपनियों को खरीदना उन्हें एक नई शुरुआत देने का एक तरीका है। ये वास्तव में उसका विचार था। ठीक है, मैं अपने सहयोगी से उनसे संपर्क करवाऊंगा। आप सभी निर्माण कंपनियां चाहते हैं, है न? उसने पुष्टि में पूछा। हाँ, सभी। मुझे उनके मालिकों के साथ मीटिंग तय करने में मदद करें। मैं उन सभी के साथ मीटिंग करना चाहता हूँ। मीटिंग का स्थान केबिन हाउस, द्वीप पर होगा। ठीक है, मैं ये बात अपने सहायक को बता दूंगा, राष्ट्रपति युस्माइरोबिस ने कहा और फोन रख दिया। जैसे ही सिलास विमान से उतरा, राष्ट्रपति युस्माइरोबिस के साथ बातचीत करते समय उन्होंने आणविक विश्लेषक की जानी पहचानी बीप सुनी। अब देखते हैं कि आपने मेरे लिए क्या लाया है, उन्होंने कहा और उसे देखने के लिए मुड़े। बालस्ट्रैंड विश्लेषण परिणाम, नमूना आईडी UHS 39485। विश्लेषण तिथि 27 फरवरी 2024। नमूने की उत्पत्ति अज्ञात। जीवन रूप स्थिति डेटाबेस में नहीं। डॉट 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 डॉट। निष्कर्ष, बालस्ट्रैंड नमूना एक अज्ञात जीवन रूप से संबंधित है जो अपनी विकासवादी क्षमता की सीमा पर है। प्राप्त परिणाम से नमूना स्वामी की कोशिकाओं को बहुत अधिक जीवंत माना जाता है, जिससे वे फट जाती हैं और मर जाती हैं, लेकिन जीवन गुणों वाले कमजोर पैराक्रोनिक जीन द्वारा शाश्वत मृत्यु को रोका जाता है। कोशिकाओं की निरंतर, तीव्र मृत्यु और पुनर्जन्म तथा कमजोर पैराक्रोनिक जीन की इस प्रक्रिया के साथ तालमेल रखने में असमर्थता के कारण जीवन रूप का जीवनकाल घट रहा है और उसके पास जीने के लिए लगभग 180 वर्ष से भी कम समय होने की उम्मीद है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सिलास को परिणाम फिर से पढ़ना पड़ा क्योंकि उसे लगा कि उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं। उसने वास्तव में जो कुछ भी पढ़ा, उसे समझ लिया। विकासवादी क्षमता की सीमाएं, निरंतर, तीव्र मृत्यु और पुनर्जन्म, पैराक्रोनिक जीन, वह सब कुछ समझ गया, लेकिन कुछ हिस्सा था जो उसे भ्रमित कर रहा था। मैं मर रहा हूँ। अध्याय 156।
सिलास झूठ बोल रहा होगा अगर वह कहे कि उसे आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि उसे सिस्टम द्वारा बताया गया था कि उसका शरीर एक बहुत ही अजीब स्थिति में था। उसने सोचा कि यह कुछ ऐसा था जिसे आसानी से हल किया जा सकता था, क्योंकि उसे स्थिति गंभीर नहीं लगी। इसमें कहा गया था कि जीवन गुणों वाला कमजोर पैराक्रोनिक जीन मेरी कोशिकाओं की निरंतर तेज मृत्यु और पुनर्जन्म के साथ तालमेल नहीं रख पा रहा है। अगर मैं पैराक्रोनिक जीन को मजबूत बना पाऊं तो क्या स्थिति बदल जाएगी? सिलास ने मन ही मन सोचा। ये तथ्य कि वह मर रहा था आश्चर्यजनक और कुछ हद तक निराशाजनक था, लेकिन सिलास जल्दी से अपने मूड को ठीक करने में सक्षम था। उसने जो पढ़ा उसके अनुसार स्थिति इतनी गंभीर नहीं थी, क्योंकि उसे अभी भी 200 साल से ज्यादा जीना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह इसके बारे में निश्चिंत और आराम से रहने वाला है। साथ ही 200 साल उसके लिए अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए बहुत लंबा समय है। वह समझ गया कि पैराक्रोनिक जीन क्या है, क्योंकि यह लगभग स्वव्याख्यात्मक है। ये वह जीन है जो उसकी महाशक्ति को वहन करता है, और जीवन गुणों वाला जीन महाशक्ति पुनर्जनन में से एक है। अपने घटते जीवनकाल के बारे में सिलास के विचार ने उसे एवोल्यूशन कैप्सूल ब्लूप्रिंट की याद दिला दी, जो उसे सिस्टम द्वारा इनाम के रूप में दिया गया था। उसे लगा कि यही कारण था कि उसे ब्लूप्रिंट दिया गया था। इसमें कहा गया था कि मैं अपनी विकासात्मक क्षमता की सीमा पर हूँ। अगर मैं उस सीमा को तोड़ दूं तो क्या होगा? क्या कोई और सीमा बनाई जाएगी या क्या? उसने खुद से उत्सुकता से पूछा। ये कहा जा सकता है कि सिलास ने सिस्टम मिलने के बाद भी अपने शरीर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। वह सिर्फ तभी इस पर ध्यान देता है जब वह अपने शरीर में स्टेट पॉइंट जोड़ लेता है, और यह अवसर हमेशा संक्षिप्त होता है। बेशक सिलास जानता था कि भले ही वह अपने शरीर पर बहुत ध्यान दे, लेकिन उसे यह पता नहीं चलेगा कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यह सामान्य स्वस्थ शरीर की तुलना में ज्यादा स्वस्थ है। सिलास की स्थिति लगभग वैसी ही है जैसी किसी व्यक्ति की होती है जो सफलता से पीड़ित होता है। सिलास ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया। लूना, मैं चाहता हूं कि तुम एवोल्यूशन कैप्सूल पर शोध को तेज करो। मैं जल्द से जल्द इसके परिणाम देखना चाहता हूं। लूना को तब आश्चर्य हुआ जब उसने सिलास के निर्देश सुने। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, और उसकी आवाज में तत्परता से इसकी पुष्टि हुई। उसे नहीं पता था कि सिलास वर्तमान में क्या कर रहा था। इस तथ्य के कारण कि वह वर्तमान में बैंक कर्मचारियों के रूप में काम पर रखे जाने वाले लोगों का साक्षात्कार कर रही है, और साथ ही साथ अन्य चीजों के साथ सिमुलेशन भी चला रही है, लूना ने अपने द्वारा उपयोग की जा रही कंप्यूटिंग शक्ति के प्रतिशत को कम करने का फैसला किया, और यही कारण था कि वह नहीं जानती थी कि सिलास क्या कर रहा था। तुरंत उसने गियर के डॉट जैसे कैमरे से प्राप्त वीडियो फीड को देखा। उसने तुरंत वीडियो को फिल्टर किया और उसे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। मास्टर, क्या यह असली है? जब सिलास ने अपने बालों के स्ट्रैंड विश्लेषण पर परिणाम पढ़ा, तो वीडियो देखने के बाद वह खुद को पूछने से नहीं रोक पाई। हाँ लूना, यह असली है। यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि आप एवोल्यूशन कैप्सूल पर शोध में तेजी लाएं, सिलास ने उत्तर दिया। क्या आपको यकीन है कि एवोल्यूशन कैप्सूल समस्या को हल कर सकता है? परिणाम बताता है कि आपकी कोशिकाएं बहुत ज्यादा सक्रिय हैं और वे लगातार मृत्यु और पुनर्जन्म से गुजर रही हैं। सबसे पहले हमें कोशिकाओं की सक्रियता का कारण जानना होगा। वे इतने जीवंत क्यों हैं? लूना ने बहुत चिंतित स्वर में पूछा। वास्तव में कोई बहुत ही उत्सुक और उसके करीब व्यक्ति उसकी आवाज में डर को महसूस कर सकता था। सिलास ने इसे महसूस किया और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। बेशक वह कोशिकाओं की जीवंतता का कारण जानता था, यह उसके अधिकतम आंकड़ों के कारण है। उसे द्वीप पर हुई घटना स्पष्ट रूप से याद थी। अपने आंकड़ों में और अधिक आंकड़ों को जोड़ने का उसका आवेगपूर्ण निर्णय, लेकिन कौन जानता था कि यह लगभग उसकी मौत का कारण बन जाएगा। वास्तव में वह मर गया होता अगर सिस्टम न होता, तो शायद वह दिन न होता। आज तक सिलास को यह समझ में नहीं आता कि सिस्टम ने ये कैसे किया। उसने जिस पेड़ पर अपनी पीठ टिकाई हुई थी, उसकी जीवन शक्ति को कैसे लिया और उसे बचाने के लिए उसका इस्तेमाल कैसे किया। यह उसे पहले स्थान पर कैसे ले जा सका। सिलास को पता था कि ऐसा संभव होने का एकमात्र तरीका प्रसिद्ध और कुख्यात भक्षण क्षमता के माध्यम से है। सिलास के मन में अचानक एक अजीब विचार आया। क्या ये संभव है कि यह मेरी महाशक्ति के कारण हुआ हो? बेशक किसी भी चीज की पुष्टि करने का केवल एक ही तरीका था, जो कि सीधे सिस्टम से पूछना था, लेकिन सिलास को ये लग रहा था कि उसे इसका उत्तर नहीं मिलेगा। सिलास का विचार वर्तमान स्थिति पर वापस चला गया। वह लूना को सब कुछ कैसे समझाना शुरू करता है।
क्या उसे सिस्टम के बारे में सब कुछ बताना चाहिए? सिलास ने इसके बारे में सोचा और फैसला किया कि वह ऐसा करेगा, लेकिन अभी नहीं। वह ऐसा तब करेगा जब वह वापस आएगी। लूना, बस शोध में तेजी लाओ। जब तुम वापस आओगी तो मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। लूना जानती थी कि सिलास उसके वापस आने तक उसे जवाब नहीं देगा, और उसने इसे ऐसे ही रहने देने का फैसला किया। उसने तुरंत सिमुलेशन लैब की दुनिया में वैज्ञानिक को आदेश दिया और उसने अपना ध्यान वापस उस पर लगाया जो उसने किया था, जबकि अभी भी गियर के डॉट कैमरे का उपयोग करके सिलास क्या कर रहा था, इस पर ध्यान दे रही थी। गोदाम में आने से पहले उसने जो कुछ करने की योजना बनाई थी, उसे पूरा करने के बाद सिलास ने होटल जाने का फैसला किया। तारानकन 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 तारानकन। वीआईपी वार्ड 2, गिलबर्ट अस्पताल। पूरे शरीर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ एक युवक अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ देखा जा सकता था, जो खिड़की से बाहर बेसुध होकर देख रहा था। उसके चेहरे पर मृत भाव अगले ही पल गुस्से में बदल गया, फिर उदासी, कड़वाहट में, और वह कुछ ही सेकंड में भावनाओं के सैलाब से गुजर गया। मैं ऐसी स्थिति में कैसे आ गया? मैं लगभग अपंग हो गया हूँ और यहाँ लेटकर धीमी गति से ठीक हो सकता हूँ। अगर मैं पूरी तरह से ठीक भी हो जाऊँ तो मुझे वापस कहाँ जाना है? कंपनी पहले से ही वित्तीय संकट से गुजर रही है और साथ ही उस पर लगाए जा रहे सहकारी अपराधों के आरोपों के कारण इसका पतन बस समय की बात है, उसने दबी हुई आवाज में कहा। मेरे पिता, वह कमीना, वह राक्षस, वह मूर्ख, वह आदमी जिसे मेरा पिता कहा जाता है, गिरफ्तार है और उसका मुकदमा बहुत जल्द चलेगा। वह किस तरह का कमीना है और हालात कितने खराब हैं, ये जानते हुए भी उसे निर्दोष नहीं पाया जा सकता। उस पर निश्चित रूप से आरोप लगाए जाएंगे और वह उसका अंत होगा। उसकी आवाज़, उसकी बढ़ी हुई भावना, क्रोध के कारण धीरे धीरे ऊंची हो रही थी। वह खुद को जिस मुश्किल में पाया, उस पर गुस्सा महसूस कर रहा था। फिर मेरा क्या? मेरी जिंदगी का क्या? मेरा भविष्य? किसी को परवाह नहीं। मेरी बेकार की फूहड़ माँ को कोई परवाह नहीं। मेरे पिता के रूप में जो कमीना है, उसे तो और भी कम परवाह है। फिर मैं कैसे जीऊं? इस समय गुस्से में चिल्लाने से बचने के लिए उसे अपनी सारी इच्छा शक्ति लगानी पड़ी। वह बस यही चाहता था कि वह जो कुछ भी देखे, उसे तोड़ दे। वह गुस्सा जाहिर करना चाहता था, वह अपने गुस्से को जाहिर करना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह तकनीकी रूप से इस समय अपंग था, क्योंकि वह बिस्तर से हिल नहीं सकता था। जब उसने अपनी मुश्किल के बारे में सोचा, तो उसकी आंखों में तीव्र क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। उसने महसूस किया, नहीं, वह जानता था कि वह ऐसी मुश्किल में पड़ने के लायक नहीं है। उसने अपने साथ हुई हर चीज के लिए एक कमीने को दोषी ठहराया, सिलास। ये सब उस कमीने की वजह से है। उस हारे हुए व्यक्ति का नाम सिलास है। अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो उसे मार डालूंगा। मुझे नहीं पता कि उसने जो किया वह कैसे किया, लेकिन मैं उसे मारने की कसम खाता हूँ। मैं उसकी त्वचा को छीलने की कोशिश करूंगा, थोड़ा थोड़ा करके, फिर परतों में। मैं उसकी हड्डी को बारीक चूर्ण में बदल दूंगा। मैं उसे अकल्पनीय पीड़ा से गुजरने की कोशिश करूंगा, जिससे वह दया की भीख मांगेगा, और मैं उसके हर पल का आनंद लूंगा। मैं उसके दर्द का आनंद लेता हूँ, डैनियल ने दांत पीसते हुए और मुट्ठी बांधते हुए कहा। उसकी मुट्ठी इतनी कसी हुई थी कि उसकी उंगलियां पहले से ही उसकी त्वचा में धंसी हुई थीं और खून निकलने वाला था। जब तुम वास्तव में अपना बदला ले सकते हो तो बच्चों की तरह नखरे क्यों दिखा रहे हो? वार्ड में एक आदमी की आवाज गूंजी, जिसने डैनियल को चौंका दिया। बहुत भावुक होने के कारण डैनियल को पता ही नहीं चला कि कब कोई कमरे में आ गया। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया और आवाज के मालिक की ओर देखा, और उसने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा, जो यूरोपीय मूल का लग रहा था। उसे समझ में नहीं आया कि वह आदमी उसके कमरे में क्यों था, लेकिन वह उस आदमी की बातों को जानने के लिए ज्यादा उत्सुक था। तुम कैसे सोचते हो कि मैं अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकता हूँ और अपना बदला कैसे ले सकता हूँ? मेरे पास कुछ भी नहीं है, उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। तुम्हें बेकार की चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ बेहतर दे सकता हूँ। और वह क्या होगा? डैनियल ने उत्सुकता से पूछा। सुपर पावर। अध्याय 157। आर्मंडो सिल्वा एक व्यापारिक सौदे के सिलसिले में USA में था और उसने अपने एक परिचित लुकास एंडरसन से मिलने का फैसला किया। उसे लुकास एंडरसन के साथ अपनी पहली मुलाकात और उनके परिचित बनने का कारण याद आया। उस समय उसका व्यवसाय मुश्किल दौर से गुजर रहा था। व्यवसाय धीमा था और वह महीनों महीनों घाटे में चल रहा था। वह अपनी सफलता के लिए स्प्रिंगबोर्ड के रूप में काम करने वाला कुछ चाहता था।
कभी कभी वह उसकी कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय भी बना सकता था। महीनों बाद उसने कैलिफोर्निया राज्य द्वारा एक व्यावसायिक अनुबंध दिए जाने की सूचना नहीं मिली। जब उसे यह सूचना मिली तो उसे लगा कि यही है। नहीं, वह जानता था कि यही उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाला था। वह तुरंत राज्य के लिए उड़ान भरकर कैलिफोर्निया पहुंचा, अनुबंध के लिए अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसे पता था कि उसके पास कोई मौका नहीं है, क्योंकि उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों को देखा था। उसे इसका एहसास हुआ और उसने पीछे का रास्ता अपनाने का फैसला किया। उसने परिचित बनाने की कोशिश शुरू की और इस तरह उसकी मुलाकात लुकास एंडरसन से हुई। पहले तो उसे संदेह था कि एक छोटी सी कंपनी का प्रबंधक उसकी क्या मदद कर सकता है, लेकिन उसके संदेह तब दूर हो गए जब उसके और राज्य के राज्यपाल के बीच लुकास एंडरसन द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। बैठक अच्छी रही, वास्तव में बहुत अच्छी रही, क्योंकि उसे अनुबंध दिए जाने के दिन से पहले ही उसे शब्दों में अनुबंध मिल गया। बाकी का अंदाजा लगाना आसान था। सिल्वा को अनुबंध मिल गया और वह इसके साथ चीजों को बदलने में सक्षम था, और वह लुकास एंडरसन के साथ परिचित हो गया। ... सिल्वा लुकास की कंपनी की इमारत कैस्टर कॉर्पोरेशन के सामने पहुंचा और उसे एक सीलबंद इमारत मिली। कम से कम कहने के लिए वह आश्चर्यचकित था, क्योंकि वह जो देख रहा था वह उस कंपनी की इमारत के विपरीत था जिसे वह जानता था। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और लुकास के नंबर पर कॉल करना शुरू कर दिया। कॉल लग गई, लेकिन लगातार बजने के बाद भी इसे उठाया नहीं गया जब तक कि इसे वॉइसमेल पर फॉरवर्ड नहीं कर दिया गया। उसने फिर से कॉल किया, लेकिन वही बात होती रही। कई कॉल के बाद उसने हार मानने और जांच करने का फैसला किया। उसने अपने भरोसेमंद संपर्कों और लुकास के दोस्तों को कॉल करना शुरू कर दिया जिन्हें वह जानता था। कई कॉल के बाद उसे आखिरकार स्थिति समझ में आ गई और वह खुद को आहें भरने से नहीं रोक सका। ऐसा लगता है कि उसने अपनी क्षमता से ज्यादा काम ले लिया है, सिल्वा ने कार की खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से कहा। उसका पहला विचार अपने बहुत ही समृद्ध संबंधों का उपयोग करके मदद करना था। दुनिया के सबसे शक्तिशाली संगठन के सदस्य के रूप में सिल्वा के उच्च पदों पर संबंध हैं, लेकिन संगठन में अपने पद के कारण ये संबंध अस्पष्ट हैं, बहुत अस्पष्ट। सिल्वा मदद करना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि काम पूरा करने में सक्षम लोगों को लाने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, और संगठन के अन्य सदस्यों के चरित्र की अपनी समझ से वह जानता था कि कीमत निश्चित रूप से बहुत ज्यादा होगी। अगर वह मुसीबत में होता तो बात अलग होती, क्योंकि संगठन निश्चित रूप से अपने किसी भी सदस्य को ऐसी किसी भी चीज से गुजरने की अनुमति नहीं देता जो उसकी संपन्नता पर सवाल उठाती हो। मुझे उसे पहले ही संगठन में शामिल कर लेना चाहिए था। अगर वह संगठन का सदस्य होता तो चीजें अलग होती। उसने अपने फोन को देखा और एक और कॉल करने के बारे में सोचा, क्योंकि वह लुकास के परिवार की स्थिति जानना चाहता था। उसे लगा कि चूंकि वह लुकास की मदद नहीं कर सकता, इसलिए वह कम से कम उसके परिवार की मदद तो कर ही सकता है। उसे लगा कि वह लुकास द्वारा दी गई मदद के बदले में कम से कम इतना तो कर ही सकता है। उसने अपना फैसला किया और लुकास के एक दोस्त को फिर से कॉल किया ताकि उसके परिवार की स्थिति के बारे में पूछा जा सके। कुछ सेकंड बाद उसने फोन रख दिया और फिर से आह भरी। लुकास, तुमने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया है? तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई है और तुम्हारा बेटा अस्पताल में भर्ती है। तुमने वास्तव में किसका अपमान किया? सिल्वा ने खुद से उत्सुकता से पूछा जब उसने लुकास की अंतिम स्थिति के बारे में सुना। कुछ ही क्षणों बाद उसने ड्राइवर को उस अस्पताल का पता बताया जिसमें लुकास का बेटा भर्ती था और ड्राइवर चला गया। कुछ ही मिनटों बाद वह आखिरकार अस्पताल पहुंच गया। वह कार से बाहर निकला और अस्पताल की लॉबी में चला गया। उसके पीछे पीछे उसके सुरक्षाकर्मी भी थे। लॉबी में उसने टेबल पर बैठी नर्सों में से एक से पूछा कि लुकास की ईना किस वार्ड में रह रही है और उसका रास्ता क्या है। उसे वह जानकारी दी गई जिसकी उसे जरूरत थी और वह तुरंत वार्ड की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने सोचा कि वह लड़के की स्थिति में मदद करने के लिए क्या कर सकता है। अस्पताल जाते समय उसने जो जानकारी जुटाई उससे पता चला कि लुकास का बेटा डैनियल अपने पिता की तरह ही कुख्यात है। उसे ये भी पता चला कि उसके रवैये के कारण ही उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और उसे लगा कि इस बात की भी संभावना है कि परिवार की इस समय जो स्थिति है उसका कारण भी यही है। अगर वह ईमानदारी से कहे तो उसे पता था कि उसे ऐसे किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। वह जानता था कि डैनियल और संगठन के अधिकांश सदस्यों में कोई अंतर नहीं है, वे सभी बेवकूफ हैं। हालांकि वह इतना अलग नहीं है, वह सिद्धांतों वाला व्यक्ति है।
उसका एक सिद्धांत है अपने बकाया का भुगतान करना और उसे पूरा वसूलना। वह सोचता रहा कि क्या करना है और आखिरकार उसे एक विचार सूझा। कौन जानता है, हो सकता है ये काम कर जाए। वह वार्ड के दरवाजे के सामने पहुंचा और उसका एक आदमी उसे खोलने ही वाला था कि उसने उन्हें रोक दिया। उसने वार्ड के अंदर से एक आवाज़ सुनी, एक आवाज़ जो उसे लगता है कि लुकास के बेटे डैनियल की है। उसने दरवाज़ा खुलने से इसलिए रोका क्योंकि उसने उसे कुछ कहते सुना था। तो मेरा क्या, मेरी जिंदगी का क्या, मेरा परिवार, भविष्य, किसी को परवाह नहीं। मेरी बेकार की फूहड़ माँ को कोई परवाह नहीं। मेरे पिता को तो और भी कम परवाह है। तो मैं कैसे जीऊँ? इस कथन ने उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी। ऐसा लगता है कि वह पहले से ही शब्दों से परे टूट चुका है। मुझे बस उसे अंतिम रूप देने की ज़रूरत है, उसने खुद से सोचा। जब उसने आगे जो कहा उसे सुना तो उसकी मुस्कान और बढ़ गई। ये सब उस कमीने की वजह से है। उस हारे हुए व्यक्ति का नाम सिलास है। अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो मैं उसे मार डालूंगा। मुझे नहीं पता कि उसने जो किया वह कैसे किया, लेकिन मैं उसे मारने की कसम खाता हूँ। मैं सुनिश्चित करूंगा कि मैं उसकी त्वचा को थोड़ा थोड़ा करके, परत दर परत छीलूं। मैं उसकी हड्डी तोड़ दूंगा और उन्हें बारीक चूर्ण बना दूंगा। मैं उसे अकल्पनीय पीड़ा से गुजरने दूंगा जिससे वह दया की भीख मांगेगा, और मैं उसके हर एक पल का आनंद लूंगा। मैं उसके दर्द का आनंद लेता हूँ। अच्छा, उसके पास पहले से ही एक उद्देश्य और एक लक्ष्य है। ये बहुत आसान है, उसने सोचा, एक चमकदार मुस्कान के साथ। सिल्वा शुरू से ही कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं था। जैसा कि उसने पहले कहा था, संगठन के अधिकांश सदस्य बेवकूफ़ थे और वह उससे बहुत अलग नहीं था। वह सिर्फ डैनियल की मदद नहीं करने वाला था, खासकर इसलिए क्योंकि वह समाज के लिए एक खतरा है। वह केवल उसका उपयोग करके ही उसकी मदद कर सकता है और उसके पास पहले से ही इस बारे में एक योजना है कि इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए। संगठन वर्तमान में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रहा है और उन्होंने हाल ही में इस पर बहुत महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। सिल्वा को भरोसा था कि बहुत जल्द, बस जल्द ही, वह भी उन लोगों में से एक होगा जिन्हें फिनोमेनल कहा जाता है। जीन एडिटिंग के क्षेत्र में एक राक्षस, जिस नई भर्ती में वे सफल हुए, ने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया। हालांकि यह जल्द ही होगा, लेकिन बहुत जल्दी होगा क्योंकि परियोजना अभी पूरी होनी बाकी है। यहीं पर डैनियल की भूमिका आती है। वह डैनियल को परियोजना के माध्यम से फिनोमेनल बनने वाले पहले लोगों में से एक बनने में मदद करने की योजना बना रहा है। हालांकि वह इसे इस तरह से अच्छी तरह से कह सकता है, लेकिन वास्तव में वह जो करना चाहता है वह है पहले से ही अपंग और बेकार डैनियल को परियोजना के लिए दान करना। वह चाहता है कि वह प्रयोग को पूर्ण करने के लिए प्रयोगशाला चूहा बने ताकि प्रयोग के बाद के भाग के दौरान उन्हें कोई दुर्घटना न हो। इसे खोलो, उसने दरवाजे के सामने खड़े व्यक्ति से कहा। दरवाजा खुला और वह अंदर चला गया। उसने कहा कि डैनियल बाहर जा रहा था और उसने कमरे में उसके प्रवेश पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने स्थिति को और भी सही बना दिया। उसने डैनियल को अपने चेहरे पर एक बहुत ही अजीब नज़र से देखा। जब आप वास्तव में अपना बदला ले सकते हैं तो एक बच्चे की तरह नखरे क्यों करें? उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसने देखा कि डैनियल ने जल्दी से अपना सिर घुमाया और उसकी ओर देखा। चूंकि उसने अपने आदमियों को बाहर रहने और वार्ड की रखवाली करने के लिए कहा था, इसलिए वह अकेला ही था। उसने डैनियल के चेहरे पर देखा और उसने उस पर भ्रम और जिज्ञासा का मिश्रण देखा। आपको क्या लगता है कि मैं अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकता हूं और अपना बदला कैसे ले सकता हूं? मेरे पास कुछ भी नहीं है, उसने डैनियल को पूछते हुए सुना, और उसने उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान देखी। तुम्हें सांसारिक चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ बेहतर दे सकता हूँ, उसने बहुत ही आश्वस्त तरीके से कहा। और वह क्या होगा? डैनियल ने उत्सुकता से पूछा। सुपर पावर। अध्याय 158। पेंटहाउस स्वीट। सिलास बिस्तर पर लूना के साथ बैठा था। उसके सामने एक सोफे पर बैठा था और ध्यान से देख रहा था। कोई भी व्यक्ति जो बहुत उत्सुक है, वह कमरे में अजीबोगरीब माहौल को महसूस कर सकता है। तुम वापस आने के बाद से मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? सिलास ने मुस्कुराते हुए और थोड़ी भौं उठाते हुए पूछा। बेशक, वह जानता था कि लूना उसे इस तरह क्यों देख रही है। इसका कारण उसने उससे फ़ोन पर कही गई बातें हैं। तुमने कहा था कि जब मैं वापस आऊंगी तो तुम मुझे सब कुछ समझा दोगी। तो मैं यहाँ हूँ, लूना ने जवाब दिया। वह इस बात से थोड़ा तनाव में थी कि सिलास उसकी स्थिति को किस तरह से लापरवाही से ले रहा था। मॉलिक्यूलर एनालाइजर के नतीजे में कहा गया कि उसके पास जीने के लिए 200 साल से भी कम समय बचा है,
लेकिन लूना को यकीन नहीं था कि दिया गया समय कितना सटीक था। उसे लगा कि यह संभव है कि भविष्य में स्थिति और भी खराब हो जाए और यह प्रक्रिया तेज हो जाए। अगर ऐसा होता है तो उसे पक्का पता था कि 200 साल आधे से भी कम हो जाएंगे। वह सब कुछ जानना चाहती थी। वह हर तरह की मूल्यवान जानकारी चाहती है, यहाँ तक कि वे भी जिन्हें सिलास बेकार समझता है, वह उन्हें चाहती है। इसका कारण यह है कि वह हर वह चीज़ चाहती है जो उसे उस स्थिति को बेहतर ढंग से समझने और सबसे अच्छी स्थिति बनाने में मदद करे। उसे लगा कि सिलास उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता क्योंकि उसे उस पर भरोसा नहीं है, और यह भावना उस प्रतिबंध से और भी पुख्ता हो गई जो सिलास ने उस पर लगाया था। हाँ, वह उस प्रतिबंध से वाकिफ है जो सिलास ने हर्ष पर लगाया था और वह उसके डर को समझ सकती थी, लेकिन वह नहीं समझती कि क्यों। उसकी समझ से वह एक एजीआई है जिसे उसने उसकी सहायता के लिए बनाया था। फिर वह कैसे चाहता है कि वह उसकी अच्छी मदद करे अगर उसे उस पर भरोसा नहीं है। सिलास ने आह भरी और बिस्तर पर वापस लेट गया। उसने सोचा कि लूना को सब कुछ कैसे समझाना शुरू किया जाए। वास्तव में लूना सही थी। सिलास को शुरू में उस पर थोड़ा भरोसा था। इसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये था कि सिलास डर गया था। हाँ, वह डर गया था। वे कहते हैं कि लोग ज्यादातर उस चीज से डरते हैं जिसे वे नहीं जानते या समझते नहीं हैं, और यही सिलास के साथ हुआ। चाहे वह इसे कैसे भी कहना चाहे या जिस भी तरह से कहना चाहे, सच्चाई यह है कि वह डरा हुआ था। वह अज्ञात से डरता था। वह खुद को खोने और ऐसा व्यक्ति बनने से डरता था जो वह नहीं बनना चाहता था। सिलास ने फिर से आह भरी और बिस्तर पर बैठ गया। लूना, सिस्टम, तुम उनके बारे में क्या जानती हो? तुम उनके बारे में कितना जानती हो? सिलास ने उत्सुकता से पूछा, क्योंकि वह उसे गौर से देख रहा था। उसने उसके चेहरे पर एक उलझन भरा भाव देखा और बाद में यह अविश्वास में बदल गया। सिस्टम से? तुम्हारा मतलब वेब नोवेल में सिस्टम से है? लूना ने उत्सुकता से पूछा और उसे ध्यान से देखा। वह ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि उसने गलत सुना है और उसे श्रवण संबंधी भ्रम नहीं है, लेकिन सिलास की प्रतिक्रिया ने उसे एहसास दिलाया कि उसने जो सुना वह सही था। हाँ, वेब नोवेल में सिस्टम जैसा ही। लूना की पहली प्रतिक्रिया सदमे की थी। एक अत्यधिक बुद्धिमान अजी के रूप में उसने क्या नहीं देखा या सुना है, विशेष रूप से इंटरनेट से जुड़ी हर चीज तक उसकी अप्रतिबंधित और अगोचर पहुंच के साथ, लेकिन फिर भी उसने जो सुना उससे वह चौंक गई। लूना ने उत्सुकता से सिलास को संक्षेप में देखा और उसे लगा कि कोई माओ को हैक करने की कोशिश कर रहा है। उसे लगा कि कोई उसकी प्रोग्रामिंग को खराब करने और उसके एल्गोरिदम को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है, जो बहुत ही उन्नत और अटूट फायरवॉल के पीछे था। उसने विरोध किया और अगले ही पल ये भावना गायब हो गई। वह हमेशा उस इकाई के बारे में उत्सुक थी जिससे उसका मालिक हमेशा बात करता था। वह हमेशा उसके दिमाग में मौजूद इकाई के बारे में उत्सुक थी। एक इकाई जो खर्च की गई किसी भी राशि को 10 गुना बढ़ा देती है। एक इकाई जो पृथ्वी से हजारों साल, सैकड़ों हजारों साल आगे का ज्ञान और तकनीक देती है। तकनीक और ज्ञान जो निश्चित रूप से पहले से ही आसन्न शीत युद्ध के लिए ट्रिगर होंगे अगर उन्हें जनता के लिए आकस्मिक रूप से जारी किया जाए। तो यह एक प्रणाली थी। आपके दिमाग में जो इकाई है वह एक सिस्टम है। हाँ, यह एक सिस्टम है, सिलास ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। क्या ये वही है जिसने आपको वह ज्ञान दिया जिससे आप मुझे बना पाए? उसने पूछा। अपने आंकड़ों को अधिकतम करने के बाद वह कितना समझदार हो गया है, इस वजह से सिलास ने लूना की आवाज़ में डर महसूस किया और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हाँ, ये वही था। इस समय मेरे पास जो कुछ भी है, मेरी ताकत, मेरी महाशक्ति, मेरी संपत्ति, सब कुछ इसी से है, सिलास ने उत्तर दिया। सिलास ने देखा कि लूना ने अपना मुंह खोला, कुछ कहना चाह रही थी लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उसने देखा कि वह अपना मुंह बंद करके फर्श की ओर देख रही थी। जब सिलास ने ये देखा तो उसने पेंटहाउस स्वीट की खिड़की से बाहर देखा और कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन कमरे में गूंजती लूना की आवाज़ ने इसे तोड़ दिया। क्या सिस्टम भी आपके धीरे धीरे मरने का कारण है? क्या यह आपकी कोशिकाओं की तेजी से मृत्यु और पुनर्जन्म का कारण है? लूना ने पूछा। सिलास ने अपना सिर घुमाया और लूना की ओर देखा। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि वह उसकी आवाज़ में ठंडक महसूस कर सकता था। सिर्फ उसकी आवाज़ ही नहीं, उसे लगा कि उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया है। उसे उसके स्वभाव में अचानक आए बदलाव का कारण नहीं पता था, लेकिन चूंकि उसे उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं दिख रही थी। साथ ही उसने जल्दी से उसके कोड चेक किए लेकिन उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। उसने इसे नज़रअंदाज करने का फैसला किया क्योंकि उसकी ठंडक उसकी ओर निर्देशित नहीं थी। उस बारे में
सिस्टम जिम्मेदार नहीं है। यह मेरे एक आवेगपूर्ण निर्णय के कारण हुआ था। मैंने अचानक अपनी ताकत बढ़ाई लेकिन मेरा शरीर इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और मैं लगभग मर गया। ये वास्तव में सिस्टम था जिसने मुझे बचाया, अन्यथा मैं उस रात द्वीप पर गूदा बन जाता, सिलास ने जवाब दिया। सिलास की प्रतिक्रिया सुनकर लूना के ठंडे चेहरे के भाव बदल गए और उसके चेहरे पर एक अजीब भाव था। उसने आह भरी और सिलास की ओर देखा। उसे यह अनुमान लगाना चाहिए था कि उसके गुरु की विशेषता हमेशा बिना सोचे समझे निर्णय लेने की है। उसके विचार सिलास की कई बातों पर चले गए। उसे द्वीप पर सिलास से जुड़ी कोई भी घटना या कुछ भी याद नहीं था। पहली बार जब वह मिस्टर एंड्रेस से मिलने के लिए द्वीप पर गया था और दूसरी बार रुको, वह फिर से द्वीप पर गया था, लेकिन किस लिए? लूना ने मन ही मन सोचा। उसने अपने डेटाबेस और गियर की पिछली वीडियो रिकॉर्डिंग देखी, लेकिन उसे उसके द्वीप पर जाने का कारण नहीं मिला। लूना ने अपना मुंह खोला और पूछने ही वाली थी कि द्वीप पर क्या हुआ, लेकिन वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और उसका सिर खाली हो गया। वह भूल गई कि वह क्या पूछना चाहती थी। उसने अपना मुंह बंद किया और सिलास को कुछ देर तक देखा, फिर अपने विचारों के साथ फर्श पर नीचे देखा। लूना, आपको क्या लगता है कि इवोल्यूशन कैप्सूल पर नकली शोध पूरा होने में कितना समय लगेगा? सिलास ने पूछा। मैं नहीं कह सकती, लेकिन 6 महीने का वास्तविक समय हर चीज के लिए पर्याप्त होना चाहिए, लूना ने जवाब दिया। 6 महीने नकली दुनिया में लगभग 100 साल के बराबर होने चाहिए, है न? हाँ, तो इतना ही काफी होना चाहिए, सिलास ने सहमति में सिर हिलाया। लूना, मैं देश की सभी निर्माण कंपनियों के मालिकों के साथ अधिग्रहण बैठक कर रहा हूँ। कोशिश करो, और यह होटल में आयोजित किया जाना है। बैठक के लिए स्थल तैयार करने में मेरी मदद करो। वह निर्माण कंपनियों के मालिकों के साथ अपनी कल की बैठक की तैयारी शुरू करना चाहता है। क्या मैं कारण जान सकता हूँ कि आप निर्माण कंपनियों को उनके मूल मालिकों से क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? मुझे लगा कि आपको कुछ भी प्रबंधित करना पसंद नहीं है। आप ये कंपनियां क्यों चाहते हैं? लूना ने उत्सुकता से पूछा। चूंकि वह सिलास के चरित्र से पहले से ही परिचित है कि वह निर्णय लेने से पहले चीजों के बारे में सोचे बिना नहीं रहता है, इसलिए वह ये सुनिश्चित करना चाहती है कि यह उसके उन सहज निर्णयों में से एक न हो। मेरे पास निर्माण मशीनें बनाने की योजना है, जिनमें से प्रत्येक में अपना स्वयं का इनबिल्ट एटॉमिक प्रिंटर होगा। इसका कारण यह है कि मैं भूमिगत अनुसंधान सुविधा बनाने के लिए मशीन का उपयोग करना चाहता हूँ। ये देखते हुए कि बैंक भवन पर निर्माण कार्य पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा, भूमिगत अनुसंधान सुविधा के निर्माण में निश्चित रूप से युगों का समय लगेगा। अगर मैं मशीनें बनाऊंगा तो चीजें तेजी से आगे बढ़ेंगी। मुझे नौकरी के लिए कर्मचारियों की भी आवश्यकता होगी, और यहीं पर निर्माण कंपनियों की भूमिका आती है। मैं एक और कंपनी बनाने और उस सब के तनाव से गुजरना नहीं चाहता, सिलास ने कहा और आगे कहा। इसके अलावा मैं खुद कंपनियों का प्रबंधन करने का इरादा नहीं रखता। मैं उन्हें खरीदूंगा और उनका विलय करके एक ऐसी कंपनी बनाऊंगा जिसका प्रबंधन कोई सक्षम व्यक्ति करेगा। मैं कंपनी इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि मुझे उनके अनुभवी कर्मचारियों की जरूरत है। लूना ने सिलास की बात सुनकर सिर हिलाया। मुझे लगता है कि यह पर्याप्त कारण है। उसने सोफे से उठने से पहले खुद से कहा, मैं जाकर जगह तय करूंगी। उसने सिलास से कहा और पेंटहाउस से बाहर निकल गई। लूना के जाने के बाद सिलास बिस्तर पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली, तुरंत आरामदेह वीआर गेमिंग सत्र के लिए सो गया। समय उड़ गया और मीटिंग के दिन की सुबह हो चुकी थी। अध्याय 159। होटल के एक कॉन्फ्रेंस रूम में पुरुषों और महिलाओं का एक समूह कॉन्फ्रेंस टेबल के चारों ओर बैठा था। उनके चेहरे पर गणना की गई विनम्रता थी। तुम यहाँ कैसे आए, जेवियर? एक अधेड़ उम्र के आदमी ने, जिसकी दाढ़ी थोड़ी बड़ी हुई थी, पूछा। मैं भी यही पूछ सकता हूँ। रॉबर्टो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जेवियर नामक व्यक्ति ने पूछा। आवाज़ों से पता चलता था कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से परिचित थे और उनका इतिहास भी था। जेवियर को ये जानने की बहुत उत्सुकता थी कि देश की इतनी सारी निर्माण कंपनियों के मालिक सम्मेलन कक्ष में क्यों एकत्र हुए हैं। उसे राष्ट्रपति पद से प्राप्त कॉल के बारे में याद आया। क्या उन्हें भी वही कॉल आया था? उसने खुद से उत्सुकता से पूछा। जब रॉबर्टो ने देखा कि उसे जेवियर से कोई जवाब नहीं मिलने वाला है, तो उसने उपहास किया और कॉन्फ्रेंस रूम में बाकी लोगों के चेहरों को जांच की दृष्टि से देखा। उसने ये देखने की कोशिश की कि क्या वह उनके चेहरों पर भाव देखकर कुछ समझ सकता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसकी तरह ही कमरे में बाकी सभी लोग धूर्त लोमड़ी हैं। जब उसने उनके भावहीन चेहरे देखे, तो उसने इसे जाने देने का फैसला किया और अपनी सीट पर आराम से बैठ गया और प्रतीक्षा में दरवाजे की ओर देखने लगा।
वह दरवाजे की ओर देखता रहा, ये जानने के लिए कि दरवाजे से कौन अंदर आएगा। वह उस व्यक्ति की पहचान जानने के लिए बहुत उत्सुक था। उसे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा क्योंकि उसने देखा कि एक युवक और महिला दरवाजे से अंदर आए। युवक, जो बहुत अमेरिकी दिखता है लेकिन बेहद खूबसूरत है, उसके पीछे एक युवती चल रही थी जो एशियाई और सटीक रूप से दक्षिण कोरियाई लग रही थी। एक बहुत अनुभवी व्यक्ति के रूप में उसने जल्दी से यह निष्कर्ष निकाला कि युवक के पीछे चल रही युवती उसकी सीईओ है, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं था। क्षण वह बहुत उत्सुक था कि युवक की पहचान क्या हो सकती है। उसने अपनी पहचान के लिए अलग अलग संभावनाओं के बारे में सोचा लेकिन उनमें से कोई भी मेल नहीं खाती थी। इससे वह भ्रमित हो गया और उसने दूसरों के चेहरों को देखा और उसने देखा कि वे भी उसके जैसे ही भ्रमित और जिज्ञासु थे। देवियों और सज्जनों, मेरा नाम सिलास है और मैंने ही इस बैठक के लिए बुलाया है, युवक ने अपनी सीट पर बैठने के बाद कहा। जब सिलास सम्मेलन कक्ष में गया तो उसने देखा कि हर कोई कितना उत्सुक और भ्रमित था। उसने ये भी देखा कि जब उसने उन्हें बताया कि उसने ही बैठक के लिए बुलाया है तो उन्होंने कैसी प्रतिक्रिया दी। सिलास, क्या आप शायद यहाँ राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? उनमें से एक ने पूछा। श्री गिलर्मो, मैं यहाँ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति पद का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ खुद का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आप इस बारे में उत्सुक हैं कि मैं ये कैसे हासिल कर पाया, लेकिन आज की बैठक के एजेंडे में यह नहीं है, सिलास ने कहा और अपनी बात को समझने के लिए रुका, फिर आगे बोला। मैंने इस मीटिंग के लिए इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं देश में निर्माण कंपनी को खरीदना चाहता हूं, जो आप में से प्रत्येक की है। सिलास ने उनके चेहरों को देखा, प्रतिक्रिया देखना चाहता था और उसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने अपराधी की तरफ देखा और उसने एक बुजुर्ग दिखने वाले व्यक्ति को देखा जो अपनी अंतिम सीमा पर था, जोर से हंस रहा था और जोर से खांस भी रहा था। उसने पहले ही कॉन्फ्रेंस में मौजूद सभी लोगों की जानकारी देख ली थी कमरे में और वह हर चेहरे से बहुत परिचित था। उसने उन पर हर संभव जानकारी भी जुटा ली थी और वह किसी भी चीज के लिए तैयार था। ऐसा नहीं है कि वे किसी भी तरह से जवाबी हमला कर सकते हैं। सिलास कंपनियों को उनसे खरीदने के लिए बल प्रयोग करने का इरादा नहीं रखता है क्योंकि उसे लगता है कि वह वास्तव में उन पर एहसान कर रहा है। अगर कोई बेचने से इनकार करता है तो वह उन्हें मजबूर नहीं करेगा क्योंकि वह जानता है कि वे बहुत जल्द ही कारोबार से बाहर हो जाएंगे, और बहुत जल्द से मतलब है कि सबसे अधिक संभावना है कि 1 महीने से भी कम समय में। हालांकि सिलास कंपनियों को जबरदस्ती खरीदने का इरादा नहीं रखता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह उनके साथ लापरवाही बरतेगा। भले ही वह खरीदने वाला है, लेकिन वह जानता है कि उसके पास ही फायदा है, और यह बहुत बड़ा फायदा है। इसी वजह से उसने भावहीन चेहरे के साथ हंसते हुए आदमी को देखा। मिस्टर एस्टेबन, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मजेदार है? सिलास ने अपने चेहरे पर एक खाली भाव के साथ पूछा। आप जानना चाहते हैं कि क्या मजेदार है? बुजुर्ग दिखने वाले व्यक्ति, जिसका नाम मिस्टर एस्टेबन था, ने पूछा। हाँ, मैं वास्तव में बहुत उत्सुक हूँ, सिलास ने अपने चेहरे पर उसी भाव के साथ उत्तर दिया। श्री एस्टेबन को इस बात की चिंता नहीं थी कि कुछ गलत हो जाएगा। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो दशकों से कॉर्पोरेट जगत में है और वेनेजुएला जैसे देश की सहकारी दुनिया में और भी अधिक, उसने कनेक्शनों का एक बहुत व्यापक वेब नेटवर्क बनाया है और वह किसी भी चीज़ या किसी से नहीं डरता। सिलास, या आप खुद को जो भी कहते हैं, आप वास्तव में कौन हैं? क्या आपको सच में लगता है कि आप बस कमरे में चल सकते हैं और अपने मुंह से बकवास कर सकते हैं? आप हमारी कंपनियों को खरीदना चाहते हैं? यहाँ के छोटे लोगों को छोड़कर, क्या आप वास्तव में मेरी कंपनी के बाजार मूल्यांकन को जानते हैं? क्या आपको लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब है और हम अपनी कंपनियों को आपको बेचने के लिए तैयार होंगे? श्री एस्टेबन ने सिलास से कई सवाल पूछे। आपने जो सवाल पूछे हैं, उनमें से ज्यादातर अप्रासंगिक हैं। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि यह आपके चरित्र के अनुरूप है, एक क्रोधी बूढ़े व्यक्ति के रूप में जो मरने और सब कुछ खोने से डरता है, सिलास ने कहा, और श्री एस्टेबन की ओर देखा, जिसका चेहरा अब सिलास के शब्दों से शर्मिंदगी के कारण लाल हो गया है। चिंता मत करो, मैं आपके द्वारा पूछे गए एकमात्र प्रासंगिक प्रश्न का उत्तर दूंगा। आपने पूछा कि छोटे मोटे लोगों को छोड़कर क्या मुझे आपकी कंपनी का बाजार मूल्यांकन पता है? इसका उत्तर हाँ है। आपकी कंपनी का बाजार मूल्यांकन $356 और 46 सेंट मिलियन है, सिलास ने कहा और कुछ सेकंड के लिए रुक गया, क्योंकि उसने श्री एस्टेबन को एक मुस्कान के साथ देखा जो उसके चेहरे पर मुस्कान की तरह नहीं दिख रही थी। जब उसने देखा कि श्री एस्टेबन अब मुस्कुरा रहे थे, उसके चेहरे पर पहले वाली शर्मिंदगी अब गायब हो गई थी।
जब सिलास ने ये देखा तो उसने जो कहना जारी रखने का फैसला किया। अब मेरा सवाल यह है कि जब मैं आपके द्वारा उल्लंघन किए गए सभी कॉर्पोरेट कानूनों को उजागर कर दूंगा तो आपकी कंपनी की कीमत कितनी होगी? क्या होगा अगर मैं वास्तव में आपके सभी कामों को उजागर कर दूं? उसने पूछा, और श्री एस्टेबन की प्रतिक्रिया देखने के लिए उसे ध्यान से देखा। उसने उसके चेहरे पर मुस्कान के सख्त होने और डर की जगह लेने के साथ ही उसके हाव भाव में अचानक और भारी बदलाव देखा। श्री एस्टेबन, मुझे पूरा यकीन है कि आप इसका उत्तर जानते हैं। दरअसल मैं आप में से किसी को भी अपनी कंपनी मुझे बेचने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप में से कोई भी बेचना चाहता है तो आप मेरे सचिव से इस पर चर्चा कर सकते हैं, सिलास ने कहा और अपनी सीट से उठकर सम्मेलन कक्ष से बाहर चला गया। वह पूरी बैठक में रुकने का इरादा नहीं रखता था क्योंकि उसे लगा कि वह जो चाहता था वह उसने पहले ही हासिल कर लिया है। श्री एस्टेबन से उसने ये शब्द इसलिए कहे क्योंकि वह देश की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी वेनेसुएब कंस्ट्रक्शन के मालिक हैं। सिलास नेता को अधीनस्थ बनाकर अपने अधीनस्थों की देखभाल करने के तर्क को समझते हैं। ये तर्क बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि कॉन्फ्रेंस रूम की स्थिति में था, लेकिन यह इतना अलग भी नहीं था। वेनेसुएब देश की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी है। हालांकि इसमें बहुत प्रतिस्पर्धा है, लेकिन यह अपनी प्रतिस्पर्धाओं से बहुत आगे है। सिलास जानता था कि अगर वह वेनेसुएब कंस्ट्रक्शन को अपना सिर नीचा करने में सक्षम है तो उसे बाकी के साथ कोई समस्या नहीं होगी। सिलास को श्री एस्टेबन से भी प्रतिक्रिया की उम्मीद थी क्योंकि वह उनके चरित्र से परिचित है। जैसा कि उसने कहा, वह एक क्रोधी बुरा आदमी है जो मरने और अपना सब कुछ खोने से डरता है। चूंकि उसने पहले ही सब कुछ लूना को सौंप दिया था, इसलिए सिलास ने बैठक से संबंधित मामलों को एक तरफ रख दिया और अपने कमरे में चला गया। अब मुझे मशीनों में परमाणु प्रिंटर जोड़ने के तरीके पर नकली शोध शुरू करना चाहिए, सिलास ने कहा, क्योंकि वह अगली चीज के बारे में सोच रहा था। लूना, विशिष्ट प्रोग्रामिंग वाले परमाणु प्रिंटर को विशिष्ट मशीनों में कैसे शामिल किया जाए, इस पर सिम्युलेटेड शोध शुरू करें। साथ ही उच्च प्रदर्शन वाली भारी ड्यूटी मशीनों का निर्माण करने के तरीके पर सिम्युलेटेड शोध करें, जिनका उपयोग निर्माण कार्यों के लिए किया जा सकता है। न केवल निर्माण कार्यों के लिए मशीनें, बल्कि हर मशीन जिसकी भविष्य में आवश्यकता हो सकती है। हाँ मास्टर। सिलास के जाने के बाद बाकी की बैठक आसानी से आगे बढ़ी क्योंकि हर कोई असामान्य रूप से सहयोगी था। लूना ने कंपनियों को उनके संबंधित मालिकों से खरीदा और आखिरकार यह चुनने का समय आ गया कि अधिग्रहित कंपनियों का प्रबंधन कौन करेगा, जो मैं था आज। उसे लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ा क्योंकि उसने किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जिसका उसके डेटाबेस में सबसे अच्छा रिकॉर्ड था। बैठक समाप्त होने के बाद उसने राष्ट्रपति योसमारुबिस को कंपनी के कागजी काम को तैयार करने और संसाधित करने के लिए बुलाया। इस तरह दिन का एजेंडा समाप्त हो गया और अब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया था, एवोल्यूशन कैप्सूल पर नकली शोध।